बाकी अगर पुराने पेपर में डाउट वो भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं ये कहूँगा जैसे शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो फिर बाकी जो रह जाएंगे वो दोबारा पूछ सकते हो। मान लो जो डिस्कशन हो गया उसमें फिर भी डाउट है तो स्टिल यू कैन आस्क, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा भी पूछ सकते हो वही क्वेश्चंस। तो 2016 वाले में क्या क्या है, 8 नंबर, 34, 24, 60। और जिनके जो भी डाउट है एक साथ लिख दो सो दैट वन बाय वन सॉल्व करे, है ना। अगर सॉल्व करके आए हो तो, नहीं सॉल्व करके आए हो तो सॉल्व करो, आराम से एग्ज़ाम तक कर ही लो, नहीं तो अगले साल करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है, तो जिनको जब पॉसिबल है तब सॉल्व करो और डाउट उसके अकॉर्डिंग पूछो। है ना। 16 वाला पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे, तो 2016 का। चलो स्टार्ट करते, जो क्वेश्चंस हैं 8 हो गया, 10 हो गया, है ना। तो तो 8 एक सिंपल थ्योरम पे बेस्ड है ना। देखो इसमें क्या है कि आपको बोल रहा है कि द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स आपको गिवन है, ठीक है। सो देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई, वाई क्या है, इसको अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अगर -2 log, क्या हम एक्स की पावर अल्फा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें एक थ्योरम पता है ना, हम लोग जानते हैं कि या एक्स के बजाय अभी मान लो यू एक रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल यू हैज़ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, देन -2 log u, है ना, बेस ई विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ, ठीक है ना। सो ये है हमारे पास नाउ। ये थ्योरम लगा लो। देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के ऐसे कुछ आइडिया लग रहा है कि -2 log एक्स की पावर अल्फा है। अब यहाँ से देखो, अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप मान लो लेट से इस वाले क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर लेता हूँ u इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर अल्फा, और आप लोगों को सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है। अगर आप फाइंड करोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यूनिफॉर्म 0, 1। चेक करो कैसे, इसका CDF निकाल लो। आप ये भी जानते होगे कि एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन अगर आप CDF उस रैंडम वेरिएबल का एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कंसीडर करो, मान लो u नाम दे दो, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0, 1, है ना। किसी भी रैंडम वेरिएबल का जो CDF है ना, उसको एज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कंसीडर करोगे, दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0, 1, चाहे एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो। तो ये थ्योरम आप लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे इसका अगर CDF निकालोगे ना, ये PDF है, इसका अगर आप CDF निकालो, CDF कैसे निकलता है, तो इंटीग्रेट करो, इसका सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। इस PDF को इंटीग्रेट करो 0 to x में, तो जब इंटीग्रेट करोगे आप तो ये सिंपली x की पावर अल्फा आएगी। ये x की पावर अल्फा आएगी, ठीक है। यहाँ से इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अगर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ले ले, एक्स स्मॉल एक्स जगह कैपिटल एक्स कर दे, तो ये आ जाएगा, दैट इज, ठीक है ना। तो u जो कि x का CDF है, जो कि x की पावर अल्फा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0, 1 होगा। तो यहाँ से क्या समझ आया, ये जो क्वांटिटी है दिस इज जस्ट, ये जो आपके पास है -2 log ऑफ u, ये आ जाएगा। मैंने अगर नाम इसका u रख दिया तो,
अब u तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो आपको पता चल गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये जो y इन्होंने दे रखा है कि y इज इक्वल टू -2 log u, तो अभी मैंने कहा ये काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये सही आंसर है। मतलब थ्योरम्स 2-3 थ्योरम यूज़ हुआ यहाँ पे। सो मेजरली ये 2 थ्योरम यूज़ किया मैंने, ठीक है। u आप इसको ले लो, फिर ये ऐसा होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें अभी भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 के बाद 10 है, 14 है। बाकी ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन बुक है, आप लोगों के पास सॉल्यूशन बुक है जिसमें रिटर्न सॉल्यूशन है, वहाँ भी है पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। स्टिल नहीं होता देन यहाँ डिस्कस करो, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो जितना जल्दी PYQ कंप्लीट कर लो। बहुत लोगों ने कंप्लीट कर ही रखा है, तो रिवीजन है ना, 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। तो इसमें सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, जस्ट कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। अगर आप है ना ढंग से पढ़ो, फिर देखो क्या गिवन है और क्या फाइंड करना, आप कोशिश करो। अब ट्राई करोगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लिखना शुरू करना होगा ना। सो लिखने की कोशिश करो क्या है इसमें। इसने कहा कंसिडर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विथ n रैंडम ऑब्जर्वेशन। सो yi की वैल्यू आपको दे रखी है, ये है ना β0 प्लस β1 xi प्लस एप्सिलॉन i। तो β0 एंड β1 आर पैरामीटर्स, ओके। और अननोन पैरामीटर है स्मॉल x1 x2 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का मतलब है कि x1 x2 x3 ये सब नंबर्स हैं, जो रैंडम वेरिएबल्स उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, है ना, तो गिवन पॉइंट्स हैं। अब क्या बोल रहा है कि एप्सिलॉन i आर एरर रैंडम वेरिएबल्स विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन i इज 0। कोवेरियंस ये है, मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि एप्सिलॉन i का मीन 0 है और इसका i डिफरेंट है जे से, तो 0 है, i इक्वल जे से, मतलब एप्सिलॉन i का वेरिएंस जो है वो आपका एप्सिलॉन स्क्वायर है, सॉरी हाँ सिग्मा स्क्वायर है, सॉरी। एप्सिलॉन i का जो मीन 0 है और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो पूछ क्या रहा है, फॉर द रियल कांस्टेंट a1 into n इफ। तो ये जो आपका समेसन ai yi i फ्रॉम 1 to n, ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है β1 का, है ना। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है β1 का, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन ai yi i फ्रॉम 1 to n ये इक्वल है β1 के। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है इनमें से क्या रिलेशंस आएंगी, है ना, ये है। तो yi क्या था आपका β0 प्लस β1 xi प्लस साइन पुट कर दो yi की जगह, देखो क्या आता है, क्योंकि हमें xi ai में रिलेशन चाहिए। सो ai yi की जगह क्या था, β0 प्लस β1 xi प्लस एप्सिलॉन i, ये हो गया, इज इक्वल टू β1, ये है। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो इसको अब सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर खुद ही आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन इस पर अप्लाई कर, देखो इसमें पहले एक बार सिंप्लीफाई करो। सो ai इंटू β0 प्लस समेसन β1 ai xi, ठीक है ना, या यहाँ पे β0 ai एंड प्लस समेसन ai एप्सिलॉन i, यही है। हाँ, तो इसको इसमें लिख दूँ मैं। सो अभी के लिए ऐसा है, और ये इक्वल है β1 के। अब आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ना सिर्फ रैंडम वेरिएबल जो है वो एप्सिलॉन i है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो एप्सिलॉन i सिर्फ रैंडम वेरिएबल है, β0 कांस्टेंट है, मतलब रैंडम वेरिएबल नहीं है, ai कांस्टेंट है, β1 कांस्टेंट है, ai कांस्टेंट है, xi भी कांस्टेंट है। स्मॉल xi ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कैपिटल xi का, मतलब ये कांस्टेंट है। एंड एप्सिलॉन i बस आपका रैंडम वेरिएबल, इसका मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था। तो अप्लाई करो, ये तो कांस्टेंट्स हैं, इस पर काम तो करेगा नहीं, तो एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह जाता है। सो समेसन भी β0 पे ही आएगा।
सो आई फ्रॉम 1 टू, ये एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ बीटा 1 तो काम है ना, समेसन तो इस पे आएगा ए आई एक्स आई, और यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाओ। देखो तो ये सब कांस्टेंट था, एज इट इज लिख दिया, बस बीटा नॉट को समेसन के बाहर लिख दिया, बीटा 1 को समेसन के बाहर लिख दिया। अभी क्या होगा, सो समेसन ए आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई, दिस इज बीटा 1। अब खुद से देखो अब क्या होगा। सो अभी एप्सिलॉन आई का मीन क्वेश्चन में ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है, तो ये टर्म जीरो हो गया एक्चुअली। सो एक लाइन और लिखूंगा, आपको आंसर समझ आ जाएगा। सो सिंपली यहाँ से हुआ बीटा नॉट टाइम समेसन ए आई आई फ्रॉम 1 टू n, और ये हो गया बीटा 1 टाइम समेसन ए आई एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, और ये हो गया 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ गया बीटा 1। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो आप, तो राइट साइड में सिर्फ बीटा 1 है, हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ राइट साइड को 0 टाइम बीटा नॉट प्लस 1 टाइम बीटा 1, राइट साइड को। देखो किसी को डाउट है तो यहाँ तक, अब एक लाइन में आप आंसर बता पाओगे। सो ये आपका क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, देखो। सो लेफ्ट और राइट को कंपेयर कर लो, यू कंपेयर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा। सो लेफ्ट साइड में जो बीटा नॉट का कोएफिशिएंट है वो समेसन है ना, ये देखो जो लेफ्ट साइड में बीटा नॉट का कोएफिशिएंट है वो क्या है लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट साइड में बीटा नॉट का कोएफिशिएंट है समेसन ए आई, और राइट साइड में बीटा नॉट का कोएफिशिएंट क्या है 0, एंड लेफ्ट साइड में बीटा 1 का कोएफिशिएंट क्या है समेसन ए आई एक्स आई, और राइट साइड में बीटा 1 का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो जस्ट कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया तो आ गया आंसर, यही आंसर है। देखो उनको डाउट है पूछो, इसमें भी क्वेरी है तो जस्ट वाई आई पुट किया, वाई आई में सिर्फ एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल है, वाई आई रैंडम वेरिएबल है एप्सिलॉन आई की वजह से, एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल है, एंड देन एक्सपेक्टेशन लगाया एंड कंपेयर कर लिया कोएफिशिएंट को बीटा 1 को, बीटा नॉट इन बीटा 1 का, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था 10th के बाद क्या है 14 में क्या है, देखो इसमें कह रहा है x1 x2 xn क्या है तुम्हारे पास, एक्सपोनेंशियल 1 है ना, यही समझ आ रहा है कि ईच एक्स आई हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर 1। अब यहाँ पे क्या बोला है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो इजी है ना, इसको स्टार्ट करो, बाद में लिमिट लगाएंगे। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, तो ये 2 प्लस लॉग n हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो ठीक है, इस वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या किया log n को उधर भेज दिया। अब ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बारे या तो तुम्हें CDF डायरेक्टली पता होगा या तो CDF का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो ये कुछ नहीं, CDF nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, तो या तो उससे कर लो या कई सारे ऑप्शंस हैं, थ्योरम है ना, 2-3 थ्योरम लगा सकते हो। एक तो थ्योरम ये है कि जो CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, ये सिंपल थ्योरम है। अगर हमारे पास x1 x2 xn सपोज इट इज IID रैंडम वेरिएबल विथ CDF fx, मान लो ऐसा है, देन CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता ही होगा, CDF ऑफ x, क्योंकि ईच रैंडम वेरिएबल का CDF fx है, इसकी पावर n, यही फॉर्मूला है। सो ये सिंपल, ये अप्लाई कर लो। तो ये जब अप्लाई करोगे तो ये कुछ और नहीं, दिस इज समथिंग, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये तो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज द CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक एट पॉइंट 2 प्लस लॉग n, यही है। और इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ x,
तो जो CDF ऑफ x मैं वहाँ लिख रहा था ये इसका CDF होगा। तो आप सबको पता होगा कि इस PDF के करस्पॉन्डिंग CDF क्या आएगी। तो एक्सपोनेंशियल का CDF सबको पता ही होगा, ये आएगी व्हेन x इज मोर देन 0। तो ये CDF आता है, ये यूज़ कर लो। तो अगर ये यूज़ करोगे तो ये CDF ऑफ x की पावर n, तो ये अभी स्मॉल x है मान लो, है ना, जो मैं ये वाला थ्योरम यूज़ करूँगा। So I will use this। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का CDF जो है x के CDF की पावर n हो जाती है, ठीक है ना। तो तो यहाँ होगा CDF ऑफ x जो कि है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ x है इसलिए यहाँ पे x है, तो यहाँ पे तो 2 प्लस लॉग n है, तो x की जगह आएगा 2 प्लस लॉग n, और इस पूरे की पावर हमें लेना है n अकॉर्डिंग टू थ्योरम। CDF ऑफ x उसकी पावर n, तो CDF तो ये है मेरा। अब x के प्लेस पे यहाँ 2 प्लस लॉग n है, तो x के प्लेस पे 2 प्लस लॉग n आया, ब्रैकेट में लिखो सही रहेगा ऐसा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, CDF 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो x के जो रहेगा वही रखेंगे ना। तो यहाँ से क्या आ गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 और ई की पावर माइनस लॉग n जो कि है 1/n इसकी पावर n। अब आप जानते होंगे एक फिर से एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैं अगर लिखूं 1 प्लस k इंटू, तो ये आता है e की पावर k, आप सब जानते हैं, है ना। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये e की पावर माइनस के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग, सिंपल रिजल्ट। तो यहाँ यूज़ करो तो क्या आ गया, ये आ गया e की पावर माइनस ई की पावर माइनस 2, k के प्लेस पे दूसरे फॉर्मूले में k के प्लेस पे ये क्वांटिटी है ना, जो k मैं लिख रहा था कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट। तो e की पावर माइनस k, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो k के प्लेस पे आपका e की पावर माइनस 2 है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ गया। किसी को डाउट है पूछो, एक बार देख लो। और कौन सा आया, कोई ऑप्शन है कि नहीं, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 14 के बाद जो है 24 एंड 34 है ना। तो 24 क्या कह रहा है, सो ए एन की वैल्यू है ई की पावर माइनस 2n साइन एन, बी एन है ई की पावर माइनस एन स्क्वायर साइन एन का होल स्क्वायर, देन ए एन कन्वर्जेस बस सीरीज बी एन डज नॉट का, अच्छा सीरीज की बात कर रहा है ना। तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, क्या लगाना चाहेंगे। देखो तो अगर ए एन को ठीक से देखें हम लोग, सो ए एन इज एक्चुअली साइन एन अपॉन ई की पावर 2n काइंड ना, इस टाइप का कुछ है। एंड अगेन बी एन को भी ठीक से लिखे तो ये है एन स्क्वायर साइन एन स्क्वायर अपॉन ई की पावर n, इस टाइप का कुछ है। तो एक चीज़ है ना, पहले तो आपको पता होगा सीरीज कन्वर्ज करने के लिए लिमिट को 0 पे होना ज़रूरी है, मतलब नेसेसरी है, सफिशेंट नहीं है। सो सीरीज कन्वर्ज करेगी, सो एन हैज़ टू हैव लिमिट 0। तो लिमिट तो ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे दोनों 0 पे ले जाएगी, ठीक है। अब हमें इसको टेस्ट करना था, एक तरीका ये है कि अगर मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाऊं, कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, जस्ट कंपैरिजन टेस्ट। सो आप तो ये जानते हैं
कि साइन n इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो साइन n अपॉन e की पावर 2n, e की पावर 2n पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 अपॉन e की पावर 2n। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज की बात करो। सो सीरीज साइन n है ना, जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ। अब नाउ सिंस जो लार्जर सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? तो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी बाई ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट आएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो है 1 अपॉन ई की पावर 2n, इट इज समथिंग लाइक ई स्क्वायर का पावर n, या मैं ऐसा कहूँ कि 1 अपॉन ई स्क्वायर की पावर n, है ना। 1 अपॉन ई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट कहता है कि सीरीज r की पावर n विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली मॉड r इज लेस देन 1। तो यहाँ पे मॉड ऑफ 1 बाई ई स्क्वायर जो है लेस देन 1 है, सो दैट्स वाई इट विल कन्वर्ज। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, या सिंपली सम भी निकाल सकते हो। सो दिस इज convergent series and therefore by comparison test the smaller sequence के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? हाँ बताओ। तो ये तो पहला है कि ए एन कन्वर्जेंट है, ये कह रहा है ए एन डज नॉट कन्वर्ज, से तो गलत है ना। और अब बचा ए सी में डिसाइड करना। सो बी एन डज नॉट कन्वर्ज, बी एन कन्वर्ज। अब बी एन के बारे में सोचो। सिमिलर वे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भी ऐसे ही ना साइन एन में लगाएंगे तो वैसा आ जाएगा। तो जो बी एन है, जैसे यहाँ पे था ये ए एन था, है ना। सो ए एन वॉज लेस देन दिस। सिमिलरली जो बी एन है, बी एन विल बी लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन ई की पावर एन, यही रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सीरीज। अब मुझे ये बताओ इस सीरीज के बारे में आप क्या जानते हो, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसका टेस्ट कर सकते हो। देखो हमने अभी ये डिसाइड किया, अब अगर राइट साइड वाली जो सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी तो गारंटी है कि सीरीज बी एन कन्वर्ज करेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कैसे चेक करोगे। तो यू कैन अप्लाई रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, लगाओ कोई भी, किसी से भी कर सकते हो। सो रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट लगा के इसको टेस्ट करो और ये कन्वर्जेंट आ जाएगा तो सीरीज बी एन भी कन्वर्जेंट है। तो यू अप्लाई रेशियो टेस्ट लगा लो, रूट टेस्ट लगा लो। रूट टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, एन की पावर 1 बाई एन की लिमिट 1 होती है, ई की पावर एन की पावर 1 बाई एन, ई आ जाएगी तो 1 बाई ई आ जाएगी। सो एन मॉड एन की पावर 1 बाई एन की लिमिट ई आ जाएगी, सॉरी 1 बाई ई आ जाएगी। 1 बाई ई इज लेस देन 1, और जब वो लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है सीरीज। तो इसका मतलब दिस इज कन्वर्जेंट बाई रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट, कोई भी अप्लाई कर लो आप। रेशियो टेस्ट से भी आ जाएगा लेस देन 1, तभी 1 बाई ई आएगा। This is convergent. So since this is convergent, this implies series bn is convergent। हो गया, तो दोनों convergent है। देखिए जिनको डाउट है पूछ। सपोज एन स्क्वायर, जी एन स्क्वायर ई के पावर एन सपोज डाइवर्जेंट होगा तो हम बी एन के बारे में कुछ नहीं बोल हाँ, सकते कुछ ना। नहीं बोल सकते, वन वे थ्योरम है ये। तो अगर राइट साइड वाली कन्वर्स कर रही है तो लेफ्ट साइड वाली गारंटी है, अगर राइट साइड वाली डाइवर्स कर जाती तो हम बी एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, आपको फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा कोई और तरीके से, तो वैसा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो दोनों यहाँ कन्वर्ज कर रही है। तो ये सब वन वे स्टेटमेंट है। तो वन वे वाले में अगर इफ वाला चीज फॉल्स हो जाता है तो आप कंक्लूजन को कुछ नहीं कह सकते हो, ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये 24 हो गया। आगे जो डाउट है 24 के बाद 34। सो
देखिए, सो फॉर एक्स इज अ रियल नंबर, मतलब डोमेन रियल नंबर है आपके पास, ठीक है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, और एफ एक्स एंड जी एक्स दे रखा है। सो ये एमएसक्यू क्वेश्चन है ना, इज आर ट्रू, तो इज आर है। तो अब एक बार सोचिए कि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, अब सोच के देखिए, तो एक्स 2 के राइट हैंड साइड में है, मतलब 2 प्लस एप्साइलॉन टाइप का है ना, एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई, और अप्रॉक्स 2 ही है, तो कॉस 2 पाई कहाँ अप्रोच करेगी, कॉस 2 पाई मतलब कॉस 0 1 1 पे अप्रोच करेगी, क्योंकि कॉस तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 पे प्लस। अब यहाँ दिक्कत है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स अप्रोचेस टू 2, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विल अप्रोच टू 4 है ना, 4 का राइट हैंड लिमिट होगी, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसकी इंटीजर वैल्यू 4 ही आ जाएगी, ठीक है, तो ये तो हो गया 5। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, अब अगेन एक्स 2 को अप्रोच करिए लेफ्ट साइड से, क्योंकि कॉस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वैल्यू सेम होगी, तो अगेन कॉस 2 पाई ही रहेगा, तो कॉस 2 पाई अगेन 1, ठीक है। अब आगे प्लस, एक्स की वैल्यू 2 से स्लाइटली कम है, मतलब इट्स अ 2 माइनस एप्साइलॉन, वेयर एप्साइलॉन इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 4 से स्लाइटली कम होगा, है ना, जब एक्स की वैल्यू 2 के लेफ्ट नेबरहुड में है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, सो ये 2 है, तो इधर 2 प्लस इधर 2 माइनस, और ये जो गैप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत स्मॉल है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे भी कम है, मतलब राइट लिमिट होने का मतलब बहुत क्लोज है 2 के, सफिशेंटली क्लोज, सो बट इक्वल नहीं है ना, टेंस 2 का मतलब डिलीटेड नेबरहुड यहाँ पे है, सो एक्स की वैल्यू 2 से स्लाइटली स्मॉल है, तो अगेन 1.999 टाइप का, स्क्वायर करेंगे आप तो वो 3.999 टाइप का आएगा, 4 के एक्ससीड नहीं करेगी, है ना। सो प्रॉब्लम क्या है कि जब x 2 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, सो एक्स स्क्वायर विल अप्रोच टू एक्स माइनस, 2 माइनस लिखने वाले नेगेटिव हो गया, कुछ लोग बच्चे जो बिगनर्स होते हैं उनको लगता है -2 है, इट्स नॉट -2 है ना, तुम्हें समझना 2 ऊपर माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो तो सर 2 माइनस मतलब 1.999 उस टाइप का एक्स है कुछ, स्क्वायर करेंगे 4 से थोड़ी कम आएगी, 3.9 के अप्रॉक्स आएगी, तो उस पर इंटीजर वैल्यू लेंगे आप, तो यहाँ आपको 3 मिलेगी, तो ये आई 4, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है नहीं, तो एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता, ठीक। और चूंकि साइन तो हमेशा पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है, साइन पाई एक्स भी पूरे आर पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अभी अप्लाई करो, ये ओके है, तो ये तो ओके है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम आई इस टर्म की वजह से, ठीक है ना। नाउ है ना, अगर तुम चाहो तो फाइंड करके भी देख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस जी एक्स, तो कॉस 2 पाई 0, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस जी एक्स 0, जी ऑफ 2 0, तीनों इक्वल है, तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, तो जी तो कॉन्टिन्यूस है। अब प्लस में प्रॉब्लम होगा फिर से, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन 2, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो सम विल नॉट बी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आप सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 प्लस 0, राइट हैंड लिमिट 5 प्लस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 प्लस 0, तो इक्वल तो आएगी नहीं, तो ये अलग आएगी, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि ये इसको 0 पे खींच के ले आएगा, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि लाइक अगर आप लिमिट निकालते हो, लिमिट एक्स टेंस टू, तो लिखोगे तो चीज़ें दिखती है वैसे, है ना, दूर से गेस करोगे तो कई बार गलती हो जाती है, सो एफ एक्स प्लस जी एक्स में अगर आप ये लिमिट निकालते हो तो ये आपको मिलती है 5 प्लस 0 विच इज़ 5, ठीक, एंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये आपको मिलेगी 4 प्लस 0 विच इज़ 4, डिफरेंट है इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट व्हाट इफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में देखो क्या डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे तो सम हुआ ना इसलिए अलग अलग आंसर आया, अब यहाँ अगर प्रोडक्ट लगा दूँ तो 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 और एफ 0 अगेन 0, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, तो
x tends to 2 plus fx into gx. This is something like 5 into 0 0, है ना, and limit x tends to 2 minus fx into gx. So 4 into 0 again 0. आप फिर अगेन वैल्यू निकाल लो, f2 इंटू जी टू, तो ये भी आना है 4 इंटू 0, तो ये 0 ही आना है, देख लो। तो तीनों इक्वल है और इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। तो ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, वैल्यू एट द फंक्शन इज 0, दैट्स वाई डी इज ट्रू। तो बी एंड डी आर ट्रू। चेक कर लो, कुछ डाउट है पूछो। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अभी था 34, 34 के बाद आई थिंक सीधा सीधा है 60, है ना, और कोई डाउट नहीं है बीच में। सो 34 के बाद बाकी सब ने कर लिए हैं। सो 60 में क्या है जी, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। सो बाकी लोग ट्राई करके देखिए, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किए, ढंग से पढ़ो और देखो क्या करना है। देखो, सो इन अ कॉलोनी ऑफ ऑल फैमिली, इन अ कॉलोनी, अच्छा, ऑल फैमिलीज हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड। तो ये आपको पहले गिवन है कि कॉलोनी में हर फैमिली के पास कम से कम एक चाइल्ड तो है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन फैमिली फ्रॉम दिस कॉलोनी हैज एग्जैक्टली के चिल्ड्रेन। तो मान लो एक्स अभी ले लेता हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट फैमिली या इन अ फैमिली, ये एक्स एक रैंडम वेरिएबल है कि तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमें ऑलरेडी बता रखा है, तो हमें ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के इज 1/2 रेज़ टू पावर k, वेयर k कैन टेक वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। सो बता रखा है कि किसी फैमिली में k चिल्ड्रेन होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ की पावर k, जो कि ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। सो नाउ अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अ चाइल्ड इज आइदर अ मेल और अ फीमेल विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है ना। सो अभी के लिए मान लो एक नया रैंडम वेरिएबल अगर मैं डिफाइन करूं m, सो नंबर ऑफ मेल चाइल्ड इन फैमिली या इन अ फैमिली, एंड सिमिलरली एफ एक दूसरा रैंडम वेरिएबल लेते हैं, बाकी इंग्लिश देख लेना अपना, ना इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। तो ये है
नाउ द क्वेश्चन इज, सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ m एंड व्हाट इज सपोर्ट ऑफ f, है ना? तो एक्चुअली x इज नथिंग बट x क्या है यहाँ पे, m प्लस f, ऐसा बोल सकते हैं, यही है। इन अ पर्टिकुलर फैमिली, यही है ना? सो नाउ पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड एंड एटलीस्ट वन फीमेल चाइल्ड। छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है हालांकि। तो हमसे ये पूछा गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड एंड एटलीस्ट वन फीमेल चाइल्ड। सो फैमिली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड एंड एटलीस्ट वन फीमेल चाइल्ड, यही है ना? एंड ये बोला है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए आप लोग। सो अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ 1 माइनस, तो क्या पॉसिबिलिटी है? इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस, ना, इसे हम जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप क्या होगा। तो लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड या एटलीस्ट वन फीमेल। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल m है दैट कैन टेक वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन, f कैन टेक वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन। ये है कि m प्लस f एटलीस्ट वन होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, ये है हमारे पास। तो क्या कहना चाह रहा है ये, कि यू रिमूव दोज केसेस वेयर फैमिली हैज 0, यही वाला केस हम हटा दो, यही कहना चाह रहा है। यू रिमूव दोज केसेस वेयर फैमिली हैज 0 मेल चाइल्ड और 0 फीमेल चाइल्ड, वो केस हटा दो, यही है इसका कॉम्प्लीमेंट। फैमिली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन मेल एंड एटलीस्ट वन फीमेल, 1 माइनस दोज फैमिलीज विच हैज नो मेल, नो मतलब हाँ, नो मेल चाइल्ड और नो फीमेल चाइल्ड, नो मेल चिल्ड्रन या फीमेल चिल्ड, जो भी है। सो ठीक है ना, तो मतलब मैथमेटिकली समझो, इंग्लिश अपने हिसाब से देखना। तो आगे ठीक है, यहाँ तक ओके है। देखो इसमें अगर कुछ क्वेरी है तो अब मेनली आपको ये प्रॉपर्टी निकालनी है, ये निकाल लोगे काम हो गया। ठीक है, देखिए अब हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी m is equal to 0. So you know theorem of total probability, probability यही है। अब वही है, x को हम लिख सकते, शुरू में लिख रहे थे ना, x इज मेल प्लस फीमेल, यही ना, ऐसा है। और हालांकि इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। कर सकते हैं, और यही सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि मेल एंड फीमेल जो m और f है बोथ आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, है ना, जो रैंडम वेरिएबल m एंड f आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही प्रोबेबिलिटी सेम है ना, जो आप ये निकालोगे वही इसका आंसर भी आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो अगर इसको m प्लस एफ लिख दोगे तब भी हो जाएगा, है ना।
बताओ जी क्या लिखें? तो इसका मतलब है कि समेसन x इज इक्वल टू के इंटू m इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू k। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यही है। देखो है ना, क्या कहता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये इवेंट ए है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। सो ई आई इज यहाँ पे x इज इक्वल टू के है, तो e1 इज लाइक x इज 1, e2 इज x इज 2, e3 इज x इज 3 एंड सो ऑन। अब लिखिए प्रोबेबिलिटीज की, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है सब। सो दिस विल बी समेसन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये तो है हाफ की पावर के, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि द फैमिली हैज के चिल्ड्रेन, प्रोबेबिलिटीज हाफ की पावर के। नाउ इफ द फैमिली हैज के चिल्ड्रेन, गिवन है आपको कि इफ फैमिली हैज के चिल्ड्रेन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली हैज नो मेल चाइल्ड या नो मेल चिल्ड्रेन ना। तो इसका क्या मतलब है? ऑल आर फीमेल, क्योंकि फैमिली में टोटल क्या था? मेल प्लस फीमेल। सो के चिल्ड्रेन फैमिली में है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि देर इज नो मेल, तो मतलब ऑल आर फीमेल, तो फीमेल होने की हाफ प्रोबेबिलिटी, मेल होने की हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो हाफ की पावर के ये रहेगा। ये हाफ आया जो गिवन था उसकी वजह से, इसकी वजह से ये वाला, और ये वाला आया है उस लाइन की वजह से कि अ चाइल्ड इज आइदर अ मेल और अ फीमेल विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो होता कि मेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, फीमेल होने की 2/3 है, अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ मुझे लिखना होता 2/3 की पावर के, ऐसा लिखना पड़ता मुझे अगर ऐसा होता तो, क्योंकि ऑल आर फीमेल अगर ऐसा है तो 2/3 की पावर के होगा उसके अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वल है इसलिए आंसर सेम आ रहा है, मतलब इन दोनों टर्म का आंसर सेम आएगा, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, वरना अलग अलग आंसर आता दोनों टर्म का, इसका और इसका। सो ये सम कर लो तो ज्योमेट्रिक आ गया। सो जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, तो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये आई थिंक 1/3 आ गया। तो फाइनली आपका आंसर है 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3, इट्स अगेन 1/3। सो 1/3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये 1/3 आंसर है। चेक कीजिए, कुछ क्वेरी है पूछिए। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन था 2016 पेपर का। तो 2016 में और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग 2015 पे आते हैं। तो जो लोग 2015 का पेपर सॉल्व करके आए वो डाउट बता सकते हो चैट में, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे, है ना। ये है